हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात किया था फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। वहाँ पे हमने बात की थी क्या हो सकते हैं हमारे फाइनेंशियल गोल्स, क्यों इंपॉर्टेंट होता है उन्हें सेट करना, कैसे आप उन्हें सेट कर सकते हो, साथ ही साथ कैसे आप उन्हें अचीव कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सर्च कर रहे हो जिनमें रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आप उससे एक प्रोडक्ट खरीदते हो जिसका प्राइस भी 100 रुपए ही है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट की वजह से क्या होगा, अगले साल उस प्रोडक्ट की प्राइस 107 रुपए हो जाएगी। अभी हम सपोज इन्फ्लेशन रेट को 7% मानकर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट किस तरह से आपके पैसे की वैल्यू को ईयर ऑन ईयर घटाते जाता है। और अगर आपने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किए हैं जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है, या फिर आपने अपने पैसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही डालकर छोड़ दिए हैं, तो आपके पैसे की वैल्यू साल दर साल काफ़ी घटती चली जाएगी और लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट भी आज के एक बहुत ही छोटे से अमाउंट के बराबर होगा। तो इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से काफ़ी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने ये बात तो समझ ही ली होगी कि आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते हो या फिर किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं डाल सकते हो जिसका रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से भी कम हो, जैसे कि एफडी या आरडी। आज के डेट में ये बहुत ही रिलेवेंट एग्जांपल होगा। सो फ्रेंड्स, आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, वो आपकी नीड बन चुकी है। और या तो फिर आप अपने पैसे किसी दूसरे इनकम सोर्सेज क्रिएट करने में लगा सकते हो, या तो फिर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि इन्फ्लेशन रेट को भी बीट करे, जिनका रेट ऑफ रिटर्न, उनमें जो पहला ऑप्शन है वो है इक्विटी का। इक्विटी और शेयर, हम स्टॉक मार्केट में इक्विटी परचेज करते हैं, यानी कंपनी के स्टॉक्स हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के लिए आपको लंप सम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है, और आप एसआईपी के थ्रू भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो है स्मॉल केस का। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके लिए आपको कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तभी आप बहुत सारे स्टॉक्स में से उन बेहतरीन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर पाओगे, चूज कर पाओगे, जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो इन्वेस्टर्स बिगनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट भी हैं, उनके लिए ये सजेस्टिव नहीं होगा। इसकी एक खास बात ये है, डायरेक्ट इक्विटी जब आप परचेज करते हो तो आपका पोर्टफोलियो पे आपके जो है वो पूरा कंट्रोल होता है। कौन कौन से कंपनीज के शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं और किस कंपनीज के शेयर आप नहीं रखना चाहते हैं, इस पे आपका सारा कंट्रोल होता है। कब आप उन्हें बेचना चाहते हैं, कब नहीं बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, साथ ही साथ जो गेन के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ही अच्छा होता है, उसका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है। तो रिस्क और गेन, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा गेन, यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी होती है। तो ये आपके लिए सजेस्टिव नहीं होगा जब तक कि आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत अच्छे नहीं हो जाते हैं, तब तक ये आपके लिए सजेस्टिव नहीं है। तो हम बात करते हैं कुछ दूसरे ऑप्शंस के जिसके थ्रू हम इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है, वो है म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी आप अलग अलग तरीके से पैसे लगा सकते हो, लेकिन जो जो पहला तरीका है उसके बारे में बात करते हैं, वो है वन टाइम या फिर लम सम इन्वेस्टमेंट का। लम सम इन्वेस्टमेंट में आप सपोज 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए, जितने भी हैं आपके पास सेविंग अकाउंट में या फिर कहीं भी, और फिलहाल अभी प्रेजेंट में उसका कोई यूज़ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उन पैसों को म्यूचुअल फंड्स में वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पे कुछ जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लमसम इन्वेस्टमेंट का, वो है आपका टाइमिंग ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मान लो जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तब आपने पैसे लगा दिए, लमसम पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में, और जब मार्केट डाउन जा रहा है तब आपको उस पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस समय में आपको लॉस बियर करके उस फंड को बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप काफ़ी रिसर्च करके अगर आपने पैसे लगाते हो तो कम चांस होगा आपको यहाँ पे लॉस बेयर करने का। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हो तो लॉन्ग टर्म में भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक ऑप्शन अच्छा होगा। रिस्क की जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन इस रिस्क को और भी कम किया जा सकता है SIP के थ्रू। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। SIP से पहले यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपने काफ़ी अच्छी रिसर्च खुद से की हुई है तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट की भी मदद ले सकते हो। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे डेब्ट फंड को जो एक ऑप्शन होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए भी, यहाँ भी फिलहाल जो है कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं। जितने भी डेब्ट फंड्स हैं उनमें से कुछ अलग कैटेगरी के होंगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जो जिसमें रिस्क कम होता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप खुद से और ज़्यादा रिसर्च करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं SIP की। तो SIP वन टाइम और लमसम इन्वेस्टमेंट से इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने जो शेयर्स का जो कॉस्ट होता है उसे एवरेज कर पाने में सक्सेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सपोज 100 रुपये हैं या फिर 1000 रुपये हैं, आप 1000 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीदते हो एक बार में पूरा पैसा देकर। लेकिन अगर आप मान लो वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, हर दिन चेंज होते रहता है, तो कभी वो 1001 रुपये, 1005 रुपये, 1010 रुपये या फिर 990 रुपये, इस तरह से वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो अगर आप हर दिन 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपये देकर उसे प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो जो फाइनली जब आप उस प्रोडक्ट को खरीद लोगे तो उसमें जो आपका कॉस्ट होगा वो एवरेज हो जाता है। तो यही बेनिफिट हमें मिलता है SIP में। इसी वजह से SIP लमसम से कम रिस्की होता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपके नीड के अनुसार। सपोज इंडेक्स फंड है, मिड कैप फंड, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी अच्छी है, आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो आप मिड कैप फंड्स की तरफ जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सेफ रहना चाहते हो तो आप बैलेंस फंड्स की तरफ जा सकते हो, उसमें भी आपके पास कंजर्वेटिव और एग्रेसिव दोनों का ऑप्शन होता है। तो आप अपने नीड के अनुसार फंड्स वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हमने बात की, उसके बाद SIP सबसे अच्छा तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको आपके नीड के हिसाब से अलग अलग पोर्टफोलियो मिलता है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च करें, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, आपकी क्या रिस्क कैपेसिटी है, इन सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद ही आप इसके बाद ही आप एक म्यूचुअल फंड प्लान सेलेक्ट करें, तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट का जो कि काफ़ी रीसेंट है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, स्मॉल केस में क्या होता है ना कि यहाँ पे स्मॉल केस एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन कुछ मायनों में ये म्यूचुअल फंड से अलग है। जैसे कि सबसे पहला जो एग्जांपल मैं दूंगा, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स में जो SIP वो 500 रुपीज़ से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरह से, क्योंकि डायरेक्ट आपको स्टॉक्स मिलते हैं यहाँ पे स्मॉल केस में, जब आप स्मॉल केस में आप कोई पोर्टफोलियो आप जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो एक्सपर्ट्स ने वहाँ पे बना के रखे हुए वो पोर्टफोलियोज, जैसे कि इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं खुद के रिसर्च से, या फिर AMCs हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप उन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो यूनिट्स मिलते हैं, आपको
एक बहुत बड़ा फंड है, उसमें से आपको छोटे छोटे 500 रुपए के भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे स्मॉल केस में जो पोर्टफोलियोज हैं, जब आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंडिविजुअल कंपनीज के स्टॉक्स अलॉट होते हैं जो कि आपके डीमेट अकाउंट में जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि ऑल वेदर इन्वेस्टर के लिए भी एक ऑप्शन है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रिस्क कम होता है। फिर कुछ मॉडल बेस्ड होते हैं, स्मार्ट बीटा, जिसमें आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसे लगाए जाते हैं, या फिर थीम और आइडिया बेस्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि मिडिल क्लास को लेकर फ्यूचर में मिडिल क्लास किन कंपनीज में किन सेक्टर्स में ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले हैं, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये माना जा रहा है कि मिडिल क्लास अभी और ग्रो करेगा फ्यूचर में। तो वो किन किन कंपनीज में अपने पैसे, किन सेक्टर्स में अपने पैसे खर्च करेगा जब वो ग्रो करेगा अपनी लाइफ में, तो उन कंपनीज को लेकर के भी यहाँ पे पोर्टफोलियोज क्रिएट किए जाते हैं। और इसी तरह के आइडियाज़ बेस्ड भी यहाँ पे आपको पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, तो आप उनमें भी अपने पैसे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये बिगिनर्स के लिए सजेस्टेड नहीं है, इंटरमीडिएट या फिर उससे ऊपर जो है वो इसमें अगर अपने पैसे लगाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके लिए थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलता है, आप खुद से भी अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। कौन कौन से कंपनीज के शेयर आप उसमें रखना चाहते हो, कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स आप उनमें से सेल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे आपको मिलती हैं करने के लिए। तो स्मॉल केस काफ़ी अच्छा है, एक तरह से डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह ही है। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप शायद डायरेक्ट इक्विटी में भी जाना चाहें, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो। तो यहाँ पे ये भी एक तरीका है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एक दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट करके जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, जो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है रियल एस्टेट का। यहाँ पे आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर लैंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो रेट्स है, जो कि लोगों के पैसे को एक पूल की तरह पूल बनाते हैं, और पहले और फिर उन पैसों से छोटे छोटे पैसे वो लेते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर से, और फिर उन्हें वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड्स होते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर जो रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं जो लैंड्स और इस तरह के बिल्डिंग्स या प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, उनके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने खुद के रिसर्च के थ्रू भी आप अपने लोकेलिटी में लेकिन इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन्हें आपको अपने माइंड में रखना होगा जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सपोज लिक्विडिटी की, आपको लिक्विडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बहुत जल्दी अगर पैसे की ज़रूरत हो तो आपको रियल एस्टेट में वो नहीं मिलता है, तो आपको इस चीज़ को भी देखना होगा। और यहाँ पे जैसे कि आप कितने टाइमिंग के लिए रखना चाहते हो, ठीक है। और रिस्क जो है वॉलेटाइल, अगर आप उसकी बात करें, प्राइस जो फ्लक्चुएशन है, सपोज आपने आज कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदी, 50 लाख रुपए में खरीदी, तो वो इतना वॉलेटाइल नहीं होता है कंपैरिजन में अगर हम शेयर मार्केट को देखें। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। रिस्क क्या है आपको वो भी देखना होगा। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इन्फ्लेशन को रेट को बीट कर आपको रेट ऑफ जो रिटर्न होगा वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो ये था दूसरा ऑप्शन जिससे आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की, पहला था इक्विटी और दूसरा था रियल एस्टेट। लेकिन यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना होगा। इसके लिए आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने होंगे। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है PPF का। PPF में बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। पहला तो टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो, अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो आप टैक्स बेनिफिट के लिए भी PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में आप एक कैपिटल फॉर्म कर सकते हो। 15 साल का आपको टाइम मिलता है PPF में, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है, टाइम लेंथ, जिसमें आप एक अच्छी खासी
कैपिटल एक बड़ा अमाउंट आप जमा कर सकते हो। तो इसलिए पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इन इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम होता जा रहा है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और 15 सालों में तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये आपको रिस्क फ्री है। तो जो मार्केट से लिंक्ड रिस्क है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसे भी अपने पोर्टफोलियो में आप जरूर शामिल करें। अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है तो आपको इसे जरूर ऑप्शन में लेना चाहिए। गोल्ड एक और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लिक्विडिटी का। गोल्ड में आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है। आपको जब भी ज़रूरत हो आप अपने गोल्ड को बेचकर या फिर उसे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा कर आप जो अपनी कैश की नीड होगी उसे आप फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ पे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो पिछले 1 साल में गोल्ड ने 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में भी अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म व्यू में भी बात करें, तो 9.8% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा अच्छा है और यह हमारे रिस्क प्रोफाइल को भी थोड़ा सा कम करता है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए और अपने लिक्विडिटी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है एनपीएस का। एनपीएस भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। टैक्स बेनिफिट के लिए भी, लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट के लिए भी, प्लानिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए। लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो एक अलग से बनाऊंगा जिसमें हम एनपीएस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो मेरा मेन 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था वो था इक्विटी और रियल एस्टेट, और बाकी जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए वो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क प्रोफाइल को कम करने के लिए आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगे वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।